हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले बच्चों हमने अक्षीय स्थिति पढ़ रखी है, निरक्षीय स्थिति पढ़ रखी है, और ये जो क्वेश्चन है ये किसी भी स्थिति में है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं तो इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। वैसे ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी समझा रखा है, तो मैं वीडियो के माध्यम से दोबारा समझा देता हूँ। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो वो अच्छे से समझ लें। यहाँ पे मैंने फिगर बना रखा है। वैसे हालांकि फिगर मैं इससे पहले ये फिगर कैसे बना मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, वो वीडियो बीच में कट हो गया तो वो वीडियो मैं डाल दूंगा। वैसे मैं यहाँ पे ये दूसरी वीडियो बन रही है, मैं इसमें दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ये ए बी एक विद्युत द्विध्रुव हो गया, दिख रहा होगा आप लोग को। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों, तो आप लोग को पता है जब दो समान परिमाण वाले विपरीत आवेश युग्म सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ए बी एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे क्या है प्लस क्यू है, ठीक है। अब हमें पता है बच्चों कि प्लस क्यू की दिशा में अगर कोई बिंदु यहाँ पर होगा तो वो अक्षीय स्थिति होगा, अगर मध्य बिंदु के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होगा तो वो हमारा निरक्षीय स्थिति में होगा। अक्षीय स्थिति में एंगल बच्चों कितना बनता है 0 डिग्री, और निरक्षीय स्थिति में एंगल बच्चों कितना बनता है 90 डिग्री। तो हमने क्या किया है कि 0 90 ना लेकर के हमने बीच में M बिंदु ले लिया, जो कि इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितने दूरी पर है बच्चों, R दूरी पर है, और कितने के कोण पर है, थीटा के कोण पर है। तो इस कंडीशन में इस M का जो ध्रुवीय नियामक होगा वो क्या होगा, R थीटा। ध्रुवीय नियामक में बच्चों पहले दूरी होती है, उसके बाद क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये एजम्पशन लिया, यहाँ पे अगर ये बिंदु M है तो हमने ये सोचा कि ये जो ए बी विद्युत द्विध्रुव है इसकी स्थिति कैसे होनी चाहिए कि बिंदु M जो है वो अक्षीय स्थिति में आ जाए। तो हमने बोला क्या कि अक्षीय स्थिति में होने के लिए ये जो B की स्थिति है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस बिंदु पर होनी चाहिए, जहाँ पे हमने B1 लिखा है, ठीक है। तो अगर O से लेके B1 तक की दूरी ये है तो ये आधी दूरी है, तो आधी दूरी नीचे चल जाएगी। तो हमने बोला कि अगर ये जो AB है वो अगर ये A1 B1 की तरह होगा तो A1 B1 के लिए बिंदु M जो है वो कौन सी स्थिति में होगा, वो अक्षीय स्थिति में होगा, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात हमने बोली कि अक्षीय A1 B1 के लिए तो अक्षीय हो गया। अब हमें देखना है कि ये जो AB विद्युत द्विध्रुव है इसको किस प्रकार से लिया जाए कि बिंदु M जो है वो निरक्षीय स्थिति में आ जाए। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा कि ये जो AB द्विध्रुव है ये अगर A2 और B2 की तरह हो, A2 और B2 की तरह हो तो उस कंडीशन में बिंदु M जो है वो कौन सी स्थिति में होगा, निरक्षीय स्थिति में। आप लोग को दिख पा रहा होगा A2 और B2 के लिए बिंदु M जो है वो कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में बच्चों आप लोग को पता है एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो बिंदु इसमें बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि अगर बात करें बिंदु M जो है A1 B1 के लिए बिंदु M जो है बच्चों वो अक्षीय स्थिति में हो गया, ठीक है। A2 B2 के लिए बिंदु M जो है वो निरक्षीय स्थिति में हो गया, और AB के लिए किस स्थिति में हो गया, किसी भी स्थिति में, ठीक है। अब बच्चों आप लोग को बताया गया, आप लोग को हमने बताया था कि अगर कोई स्थिति सदिश इस तरीके से, जैसे कि वेक्टर ये आप लोग को दिख रहा होगा, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश है, इसका दो कंपोनेंट होता है, एक होता है एक्स कंपोनेंट और दूसरा होता है ऊपर की ओर वाई कंपोनेंट। और एक्स कंपोनेंट जो होता है वो बच्चों होता है ए कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट जो होता है वो होता है बच्चों ए साइन थीटा, ठीक है। इसमें हमने आप लोग को बच्चों बताया था कि जब कभी भी बच्चों एक चीज़ याद रखना कि जब कभी भी ये जो एंगल जो होता है ना वो हमेशा एक्स पे बनता है। एंगल बच्चों किस पे बनता है, एक्स पे बनता है। तो यहाँ पर भी आप लोग को दिख रहा है कि ये जो एंगल थीटा बन रहा है वो किस पे बन रहा है, A1 B1 पे बन रहा है, A2 B2 पर तो बन नहीं रहा। ये जो थीटा बन रहा है वो बन रहा है A1 B1 पे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो A1 B1 है वो हमारा हो गया एक्स घटक, और बाकी जो A2 B2 बच गया वो हमारा हो गया y घटक। तो इस चलते अगर इस AB का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है तो P का x घटक P cos थीटा हो जाएगा A1 B1 के लिए, और P का y घटक P sin थीटा हो जाएगा A2 B2 के लिए, ठीक है बच्चों। अब आगे अगर बात करें बच्चों कि A1 B1 के लिए बिंदु M जो है अक्षीय स्थिति में, इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों इसी दिशा में हो जाएगी, इस तरीके से ऐसे। ये हमारा बच्चों डायरेक्शन हो जाएगा किसका, इसको बोल देते हैं वेक्टर E1,
कौन सी स्थिति के लिए है ये बच्चों? ये अक्षीय स्थिति के लिए है। किसके कारण? A1 B1 के कारण। ठीक है, अब बात करें बच्चों निरक्षीय स्थिति की, तो बच्चों निरक्षीय स्थिति में आप लोग को पता होगा कि निरक्षीय स्थिति में जो रिजल्टेंट मिलता था बच्चों, ऊपर दोनों y तो एक दूसरे को कट कर देते थे और x एक्सिस को जोड़ने के बाद हमारा क्या मिलता था? रिजल्ट मिलता था। तो वो जो रिजल्टेंट मिलता था वो हमारा किस साइड मिलता था? माइनस निगेटिव साइड में मिलता था। निरक्षीय स्थिति में जो हमारा परिणामी मिलता है वो बच्चों कहाँ मिलता है? निगेटिव साइड में मिलता है। ठीक है, तो हमें पता है कि A और B में निगेटिव तो हमारा A वाला होता है, तो बिंदु M जो है वो निरक्षीय स्थिति में है A2 B2 के लिए। तो A2 और B2 में निगेटिव किस पे है? A2 पर है। तो यानी कि परिणामी जो बनेगा वो किस साइड बनेगा? निगेटिव साइड में बनेगा, यानी कि वो इस तरह बनेगा। यानी कि ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा किसका? बोल सकते हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E2। ये जो वेक्टर E2 है बच्चों, ये किसके कारण है? A2 और B2 के कारण किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। अब बच्चों ये जो है ये x टुकड़ा है, ये जो है ये बच्चों क्या है? y टुकड़ा है। अब ये दोनों x और y टुकड़े हैं, इसका परिणामी जो होगा वो तो बच्चों बीच में हो जाएगा। इसका जो परिणामी होगा वो बच्चों कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा इसके बीच में, कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरीके से। ये हमारा हो जाएगा परिणामी, इसको मैं बोल देता हूँ ER। कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, मान लेते हैं एंगल बन रहा है अल्फा। अब देखेंगे बच्चों, यानी कि E1 x घटक हो गया, E2 y घटक हो गया, इन दोनों का परिणामी हमारा क्या हो गया? ER हो गया। अब बच्चों अगर पूरा फिगर में अगर बताए तो याद रखना बच्चों कि A1 B1 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, A2 B2 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, और AB के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या हो गया? बीच में परिणामी ER हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये इक्वेशन इसका स्टार्ट करते हैं बच्चों, अच्छे समझेंगे बारी बारी से। ठीक है, सबसे पहले अक्षीय स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ A1 B1 द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, A1 B1 द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों पता है आप लोग को A1 B1 के लिए बिंदु M जो वो कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में है, तो उसको हमने E1 बोला है, तो यहाँ पे E1 का समीकरण लिखेंगे। तो बच्चों E1 का मान आप लोग को पता है बच्चों, हमने बता रखा है, हमने अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई है, इक्वेशन निकाला था, क्या होता है? 1/4πε0 गुना 2p/r3। अब यहाँ पे हमने बच्चों ये फार्मूला तो लिख दिया, E1 बराबर 1/4πε0 2p/r3। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो A1 B1 द्विध्रुव के लिए आघूर्ण हमारा P तो है नहीं, आघूर्ण P तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है AB के लिए है ना, लेकिन A1 B1 के लिए द्विध्रुव हमारा क्या है? P cos थीटा। तो यानी कि हम P के साथ यहाँ पे क्या लगाएंगे? cos थीटा लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब सेकेंड बात करें निरक्षीय स्थिति में A2 B2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं A2 B2 द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो A2 B2 द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो A2 B2 के कारण बच्चों वो कौन सा था? तो याद होगा आप लोग को A2 B2 के कारण तो E2 था ना, तो यहाँ पे हम लोग E2 के लिए निकालेंगे। तो E2 का निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों आप लोग को पता होगा फार्मूला, E2 बराबर क्या होता है? तो होता है 1/4πε0 गुना P/R3। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग देखो कि A2 B2 के लिए आघूर्ण तो P है नहीं, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? P लिखा है, तो आघूर्ण P तो है नहीं, ये क्या है? P sin थीटा। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? P के साथ में क्या लगाएंगे? sin थीटा लगाएंगे। P के साथ में बच्चों क्या लगाएंगे? sin थीटा। अभी A1 B1 के कारण निकल गया, A2 B2 के कारण निकल गया। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, तो समझेंगे इसको अच्छे से। अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ परिणामी विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों? तो हमने ई आर बोल रखा है, तो ई आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 11 के बच्चों वेक्टर चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि दो सदिश को हम लोग डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। यहाँ पे आप लोग को पता है कि विद्युत क्षेत्र जो होती है वो सदिश राशि होती है। तो ये हमारा E1 ये भी सदिश राशि है, E2 ये भी सदिश राशि, इसका परिणाम ही हमारा ER है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट तो बच्चों जोड़ नहीं सकते, तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे वेक्टर रूल। ठीक है, वेक्टर रूल क्या होता है बच्चों? आप लोगों ने पढ़ा होगा, रूट अंडर A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा A की जगह पर हो जाएगा E1² प्लस E2² प्लस 2 E1 इंटू E2 और साथ में क्या होता है कॉस। तो यहाँ पे देखो बच्चों एंगल क्या लेंगे, तो आप लोग को दिख रहा होगा ये ER परिणामी ये अल्फा एंगल बना रहा है। अगर इस ER को बच्चों अगर मैं नीचे की ओर लाऊं, अगर ये ER जो आप लोग को लाइन दिख रहा है, इस ER को अगर मैं नीचे की ओर ऐसे लेके आऊँ तो ये AB के साथ कितना कोण बनाएंगी? 90 डिग्री बनाएगी क्या? देखो इसको अगर मैं सपोज करो, अगर मैं इसको अगर नीचे की ओर लेके आऊँगा तो यहाँ पे ऐसे लेके आऊँ तो ये एंगल कितना बनाएगी? AB के साथ 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो अपना क्या डालूंगा मैं? 90 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे हो क्या जाएगा फिर? तो यहाँ पे हो ये जाएगा कि आप लोग को पता है बच्चों की cos 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? cos 90 की वैल्यू बच्चों क्या होती है? तो आप लोग को पता है cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी बच्चों? 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो जब cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो प्लस की इधर वाला ये सभी गुना में ये सभी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये सभी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे बच क्या जाएगा? तो यहाँ पे बच जाएगा ER बराबर रूट अंडर E1 का स्क्वायर और प्लस में क्या बचेगा बच्चों? यहाँ पे E2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और तो कुछ बचा नहीं, प्लस के उस साइड वाला सारी चीज़ें क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, अब अगर आगे बात करें तो ER बराबर, अब आप लोग को बच्चों E1 का ही वैल्यू पता है, E2 का ही वैल्यू पता है, पुट करते हैं। E1 की वैल्यू ऊपर आप लोग को दिख रही होगी, E1 की वैल्यू, तो आइए यहाँ पे पुट करते हैं। क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 2p cos थीटा बट्टे RQ। E1 लिखा, इसका होल स्क्वायर, तो इसका हम लोग क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों प्लस, अब E2 की वैल्यू दी हुई है, E2 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना P साइन थीटा अपॉन क्या होगा बच्चों? RQ। इसका भी क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका भी हमने क्या किया? स्क्वायर कर दिया, पूरे का रूट दे दिया। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे, यानी कि देखिए हमने कुछ नहीं किया बच्चों, E1 की वैल्यू लिखी, स्क्वायर कर दिया, E2 की वैल्यू लिखी, इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों देख रहे हैं इसमें कॉमन क्या है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी है। P देखो बच्चों, P/RQ यहाँ पे भी है, P/RQ यहाँ पे भी है। तो हम लोग कॉमन लेंगे बच्चों, लेकिन जब हम लोग कॉमन लेंगे तो हमें पता है कि स्क्वायर तो दोनों पर है, तो कॉमन जो आएगा वो तो स्क्वायर के साथ आएगा, और उस कॉमन वैल्यू को अगर मैं रूट के बाहर करूँ तो स्क्वायर तो रूट के साथ खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ कॉमन आएगा, लेकिन वो स्क्वायर के रूप में आएगा। अगर मैं उसको रूट के बाहर निकालूँ तो स्क्वायर अंदर में ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो हम लोग का बाहर में क्या मिलेगा? तो बाहर में कुछ ऐसा मिलेगा, ER बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना P/RQ, P/RQ। ये जो हमारा मिला ये बाहर मिल गया, तो अंदर में क्या बचा? अंदर में यहाँ पे ये तो जा चुका है, यहाँ पे P/RQ जा चुका है, बचा क्या? 2 cos थीटा। स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये भी हमारा जा चुका है, P/RQ जा चुका है, बचेगा क्या? साइन थीटा। स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसा इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अब आगे अगर बात करें तो यहाँ पे आगे क्या सॉल्व हो गया बच्चों। अब क्या हो जाएगा आगे, तो ज़रा समझेंगे इसको अच्छे से। ये आगे हो जाएगा हमारा ER, यहाँ पे क्या लिख सकते बच्चों? यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ज़रा समझेंगे अच्छे से। ठीक है, ER बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना P/RQ। इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, ज़रा देखना, 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो बच्चों आप लोग को साइन स्क्वायर जो थीटा दिख रहा है, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग देखो तो यहाँ पे क्या है? 4 cos स्क्वायर थीटा,
और यहाँ पे क्या है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे बच्चों मिलेगा हमें यहाँ पे मिलेगा बच्चों, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, 1 मिनट। यहाँ पे बच्चों हो जाएगा आपका, देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा अपना ER बराबर ये क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना P अपॉन RQ। यहाँ पे रूट के अंदर में देखेंगे क्या बचा हमारा, तो यहाँ पे देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 तो जा चुका है, तो पहले हम लोग 1 लिख देते हैं, ठीक है, 1 प्लस, अब 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू आपकी होती है बच्चों किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण। ठीक है बच्चों, तो सभी वैल्यू देख लेंगे बच्चों, यहाँ से हमने बनाया है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं पूरा एक बार दिखा देता हूँ। ये ऐसे यहाँ पे ये फिगर हो गया, ठीक है, उसके फिर ये क्या हो गया, नीचे की ओर जाएंगे, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है बच्चों, तो समझ में आएगा उम्मीद करते बच्चों, और इसको अच्छे से समझेंगे बच्चों, और पसंद आए तो शेयर भी करेंगे बाकी लोगों में जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे, बाय।